हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंह आठिया और आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 4 जो है ऊष्मा, उसका जो है ये चैप्टर हम इस वीडियो में कंप्लीट ही कर देंगे। सो आज आपका चैप्टर जो है पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सो अब तक हमने क्या सीख लिया था कि वायु के अंदर या फिर अगर हम देखें कि गैसीय माध्यम के अंदर या जलीय माध्यम के अंदर ऊष्मा का स्थानांतरण किस तरीके से होता है, संवहन द्वारा होता है। यानी कि जहाँ से ऊष्मा मिल रही होती है माध्यम को, वहां से वो गर्म हो जाती है, गैस गर्म हो जाती है या जल गर्म हो जाता है, वो वहां से गर्म होकर के ऊपर उठता है और उसकी जगह पर ठंडा जल या वायु है वो आ जाती है। ठीक है, सो ये बेसिक हमने समझा था कि संवहन के द्वारा जल और वायु के अंदर जो है स्थानांतरण ऊष्मा का होता है। अब हमने नेक्स्ट पढ़ना है कि थल समीर या जो समुद्र समीर है वो क्या चीज़ें होती है। क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जितनी भी तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधियां आती हैं, ये सारी की सारी किस वजह से होती हैं, ये सारी के सारी संवहन के कारण ही, आप मान सकते हो कि संवहन के कारण ही होती है। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि थल समीर व समुद्र समीर, थल समीर व समुद्र समीर क्या है। अगर बेसिकली देखा जाए तो समीर का मतलब होता है हवाएं तो होती हैं, समीर का मतलब हवा या वायु। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे कि हवा जो होती है, वायु जो होती है वो एक्चुअल में होती है। एक्चुअल में क्या है कि जो गैसेस वातावरण के अंदर है वो जब किसी वेग के साथ चलने लगती हैं तो उसे हम हवाएं कहते हैं या समीर कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब थल से समुद्र की तरफ जो हवाएं चलती हैं उन्हें थल समीर कहते हैं, और समुद्र से हमारी जो थल है यानी कि स्थल है, स्थल की तरफ समुद्र से चल करके आने वाली जो हवाएं होती हैं उन्हें हम समुद्र समीर कहते हैं। तो हमें जानना है इनका कारण कि ये क्या होती हैं और किस वजह से ये बहती हैं। यानी कि हवा चल रही है तो हवा किस वजह से चल रही है ये हमने समझना है। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मान लीजिए कि ये है कोई समुद्र। ठीक है, समुद्र का किनारा इस तरह से मान लेते हैं कि इस तरह से इधर तो क्या है, समुद्र है अथाह। ठीक है, इधर कोई समुद्र है और इधर जो है मान लेते हैं कि ये जो है स्थलीय हिस्सा है, और मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका घर है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका घर है और ये है आपका कमरा। ठीक है, ये है आपका कमरा और ये है आपके कमरे की खिड़की। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, ऊपर आप रहते हैं और नीचे जो है इसका दरवाज़ा है। ठीक है, सो ये है खिड़की। ठीक है, खिड़की के अंदर जो है हवाएं आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये तो हो गया समुद्र वाला हिस्सा। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया स्थल। ठीक है, स्थल हो गया। अब देखिए, जब अगर हम बात करें दिन की, अगर हम दिन की बात करें, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि दिन के टाइम में सूरज बाबा आते हैं और सूरज बाबा पूरी पृथ्वी के ऊपर अपनी जो धूप है वो फैलाते हैं, और जब सूरज उगता है तो जो स्थलीय हिस्सा होता है वो जल्दी से गर्म हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा कि जब दिन का समय होता है तो सूरज की वजह से जो स्थल वाला हिस्सा होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है। जल्दी गर्म क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर समुद्र में क्या है, पानी। समुद्र में तो जो चीज़ गर्म होगी वो भाप बन करके उड़ जाएगी, तो क्या समुद्र गर्म हुआ? तो आप कह देंगे समुद्र की जो है, समुद्र के आसपास की जो गर्माहट है वो उतनी नहीं बढ़ती है जितनी कि स्थलीय हिस्से की बढ़ती है। ठीक है, अब जब स्थलीय हिस्से में वायु गर्म हो जाती है तो स्थलीय हिस्से की जो वायु है वो गर्म होकर के ऊपर उठती है। ध्यान से सुनिएगा कि जब दिन होता है तो स्थलीय हिस्सा गर्म हो जाता है, समुद्र का हिस्सा कम गर्म होता है। ठीक है, जब स्थलीय हिस्सा गर्म हो जाता है तो यहाँ की जो हवाएं हैं वो गर्म होकर के ऊपर उठने लगती हैं, क्योंकि हमने सुना था कि वायु हो, चाहे कोई भी गैस हो, चाहे जल हो, वो अगर गर्म होगा तो वो ऊपर की तरफ उठेगा। ठीक है, अब यहाँ से जब वायु ऊपर चली गई, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि ये हो गया गर्म। यहाँ की सारी वायु ऊपर चली गई, यहाँ पर जो नीचे का स्थान है वो खाली हो गया क्योंकि यहाँ से वायु ऊपर चली गई। ठीक है, सो यहाँ की जो ठंडी ठंडी वायु होगी वो इस तरफ आ जाएगी कि यहाँ की जो ठंडी वायु होगी, यहाँ की वायु ठंडी है, यहाँ की वायु गर्म होकर के ऊपर चली गई, तो यहाँ की वायु इस तरह से इसकी जगह लेने के लिए आएगी, और अगर आप खिड़की में खड़े हो तो आपके पास ठंडी ठंडी हवा आपको
आपको चलती हुई जो है दिखाई देगी। यानी कि सिंपल सी बात है कि आप ठंडी ठंडी हवा महसूस करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि दिन के टाइम में समुद्र से जो ठंडी हवाएं स्थलीय हिस्से की तरफ आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम समुद्र समीर कहते हैं। और समुद्र समीर का कारण आपको पता चल गया कि जो स्थल वाला हिस्सा है, जहाँ पर आपका घर है, वहाँ पर गर्मी है, गर्मी की वजह से वहाँ की हवा गर्म होकर के ऊपर उठ गई। जब गर्म होकर के वो ऊपर उठ गई तो यहाँ पर स्थान खाली हो गया। समुद्र वाली हवा जो ठंडी हवा है वो यहाँ पे आएगी। यहाँ पे आएगी तो आपको ठंडी ठंडी हवा महसूस होगी। यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है आपसे कि समुद्र के किनारे जो घर बने होते हैं उनकी खिड़कियां जो होती है वो समुद्र की तरफ क्यों होती है? क्योंकि सिंपल सी बात है, समुद्र की तरफ से हवा आएगी, जब इधर आपकी खिड़की होगी तभी तो घर के अंदर हवा आएगी, सुंदर वाली, ठंडी वाली। ठीक है, अगर जो खिड़की है वो दूसरी साइड कर लेंगे तो क्या वहां पर ठंडी ठंडी हवा आएगी? नहीं आएगी। तो यही वजह है कि समुद्र के किनारे जो घर होता है उसकी जो खिड़कियां हैं वो समुद्र के किनारे वाले हिस्से की तरफ बनाई जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये तो बात होगी समुद्र समीर की। अब हम बात करते हैं कि जब सूरज बाबा चले जाते हैं और क्या हो जाती है? रात हो जाती है। जब रात हो जाती है तो हमारा यहाँ पर जो है केस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जब रात हो जाती है तो समुद्र जो है वो जल्दी से ठंडा नहीं होता है। समुद्र जल्दी से ठंडा नहीं होता है, बल्कि जो स्थलीय हिस्सा है वो जल्दी से ठंडा हो जाता है। अब ये ध्यान से देखिएगा कि ये तो जल्दी से गर्म भी होता है और जल्दी से ठंडा भी होता है। ठीक है, लेकिन जो जल है वो जल्दी से ठंडा नहीं होता। जब ठंडा नहीं होता तो अब गर्म कौन सा है? ये वाला जो हिस्सा है वो गर्म है और ये वाला हिस्सा क्या है? ठंडा है। जब ये वाला हिस्सा गर्म है तो यहाँ पर जो हवाएं होंगी वो गर्म होकर के ऊपर उठेंगी कि नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल उठेंगे। जब यहाँ की हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगी, क्योंकि गर्म है तो सिंपल सी बात है ऊपर उठेंगी। ठीक है, जब ये ऊपर जाएंगी तो यहाँ से ठंडी हवाएं इधर आएंगी, यहाँ से ठंडी हवाएं इधर आएंगी और स्थल से समुद्र की तरफ आ रही है ठंडी हवाएं, तो आप इसको क्या कह दोगे? आप इसको कह दोगे थल समीर। इसको स्थल समीर भी कहते हैं, थल समीर भी कहते हैं। तो एक ही चीज़ है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि रात को तो ठंडी हवा स्थल से समुद्र की तरफ चलती है और दिन में समुद्र से स्थल की तरफ चलती है। ये है हमारा लॉजिक थल समीर का और समुद्र समीर का। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। और आज के बाद अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह का कोई भी पूछ लिया जाता है कि जो समुद्र के किनारे घर होते हैं उनकी खिड़कियां समुद्र की तरफ क्यों निकाली जाती हैं, तो आप कह दोगे समुद्री समीर का फायदा उठाने के लिए, उनका लाभ लेने के लिए, ताकि ठंडी ठंडी हवा जो है दिन में आए तो जो है मौसम सुहावना रहता है, जो है घर में अच्छी अच्छी हवा आती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये तो था हमारा संवहन की क्रिया द्वारा। नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है विकिरण। हमने वहाँ पर बात की थी ऊष्मा का स्थानांतरण। जब टॉपिक चल रहा था तो वहाँ पर हमने 4 चीज़ें सीखी थी कि एक तो ठोस होता है, तो ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण किस द्वारा होता है? चालन द्वारा। मैंने इस तरह से आपको बताया था कि ठोस में किसके द्वारा होता है? चालन द्वारा होता है। ठीक है, अगर हम द्रव या गैस की बात कर लें, दोनों मैंने एक साथ ही लिख दिए। ठीक है, उसमें किसके द्वारा होता है? संवहन द्वारा। 3 चीज़ें हो गई। ठीक है, और चौथा है कि अगर कोई माध्यम ना हो, अगर हम किसी माध्यम का यूज़ नहीं करना चाहते, ना तो ठोस का करना चाहते, ना द्रव का, ना गैस का, तो वहाँ पर ऊष्मा का स्थानांतरण किस रूप में होगा? वहाँ पर ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण के रूप में होगा। ठीक है, और ये जो विकिरण है इसी का कुछ हिस्सा होता है सूर्य से आने वाला प्रकाश। सूर्य से आने वाला प्रकाश भी क्या है? एक विकिरण है जो ऊष्मा को लेकर के आ रहा है। सूर्य का प्रकाश चाहे कोई माध्यम है चाहे कोई माध्यम नहीं है, वहाँ से आराम से ऊष्मा का स्थानांतरण कर सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि विकिरण में चाहे तो माध्यम हो चाहे तो माध्यम ना हो, माध्यम हो तो भी हो सकता है, माध्यम ना हो तो भी हो सकता है। ये माध्यम का कोई यूज़ नहीं करेगा, इसमें माध्यम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब मान लीजिए कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है,
तो चाहे वो चीज़ हो चाहे ना हो, आपको उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो विकिरण का यानी कि विकिरण के द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वो बिना माध्यम के और माध्यम के उपस्थिति में दोनों में ही हो सकता है। ठीक है, अगर माध्यम मौजूद है तो आप ये नहीं कहोगे कि विकिरण कैसे हो सकता है। विकिरण हो सकता है चाहे माध्यम हो चाहे ना हो। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। सूरज से मैंने आपको बता दिया कि सूर्य से जो प्रकाश आता है, सिर्फ सूर्य से आने वाला प्रकाश ही नहीं, अनेक और भी विकिरणें आती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, और भी बहुत रूप होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, विकिरण सिर्फ प्रकाश को ही विकिरण नहीं कहते हैं। प्रकाश के साथ साथ आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज है, ठीक है, पराबैंगनी किरणें हैं, तो इनके बारे में आपने सुना होगा कि ये जो है सूर्य से आती हैं। ठीक है, और वो विकिरण के रूप में ही आती है, हालांकि हमें दिखाई नहीं देती है वो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, सो ये जो है यहाँ पर आती है, ये है हमारी क्या, पृथ्वी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये जो है ये किसके रूप में ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, ये हो रहा है विकिरण के माध्यम से। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और विकिरण ऊष्मा का वह जो है प्रक्रम है, विकिरण ऊष्मा स्थानांतरण का वह प्रक्रम है। ऊष्मा के स्थानांतरण का, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला वो प्रक्रम है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम हो चाहे ना हो, इसका ये जो प्रक्रम है स्थानांतरण का, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का एक और एग्जाम्पल है कि आपने किसी चीज़ को गर्म करके रख दिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि आपको कॉफ़ी बना करके दी गई। ठीक है, इस तरह से आपका कॉफ़ी मग है, आपने क्या किया कि उस कॉफ़ी मग को कुछ देर के लिए रख दिया, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद वो जो कॉफ़ी है वो ठंडी हो जाएगी। वो ठंडी जब हो गई कॉफ़ी, तो उसकी जो ऊष्मा थी, उसके अंदर भी क्या थी, ऊष्मा थी ना। आप कह देंगे कप के अंदर तो कॉफ़ी थी, लेकिन कॉफ़ी गर्म तो थी ना, तो उसको ऊष्मा मान सकते हैं हम। ठीक है, सो उसके अंदर ऊष्मा थी, गर्माहट थी, तो वो फिर चली कहाँ गई, वो चली कहाँ गई? क्या उसने अपने आसपास की द्रव को दे दी? क्या उसने अपने आसपास की गैस को दे दी? नहीं। यहाँ से द्रव या गैस बाहर गए क्या? नहीं गए। तो आप कह देंगे कि सिंपल सी बात है, इसने क्या कर दिया, विकिरणें जो है अपने यहाँ से विकिरणें जो है उनको उत्सर्जित कर दिया और विकिरणों के माध्यम से अपनी जो ऊष्मा है वो वातावरण में छोड़ दी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि प्रकृति के अंदर जो चीज़ अपने आप ठंडी होती है, जो इन माध्यमों का यूज़ नहीं करती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ऊष्मा का ह्रास, ऊष्मा का वो वातावरण में छोड़ देती है। किस माध्यम से? विकिरण के माध्यम से। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, इसके और भी एग्जाम्पल है कि आप कोई भी बर्तन है या कोई भी सामान है जो गर्म करके रखा हुआ है, या कोई भी चीज़ है, कोई भी आप मान लीजिए कि कोई ठोस चीज़ है, मान लीजिए एल्यूमिनियम की छड़ ही ले लेते हैं। एल्यूमिनियम की छड़ को आपने गर्म कर लिया, ठीक है, आपने लोहे की या एल्यूमिनियम की छड़ ले ली, उस एल्यूमिनियम की छड़ को आपने क्या कर दिया, गर्म कर दिया, पूरी गर्म कर दिया। गर्म करके उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दिया, रख दिया, तो वो क्या करेगी, धीरे 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 वातावरण में अपनी जो विकिरणें हैं उनको इस तरह से छोड़ती जाएगी और वातावरण में विकिरणें छोड़ करके वो खुद क्या हो जाएगी, खुद जो है वो ठंडी हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, सो ये जो है, ये जो चीज़ें हैं जो खुद गर्म होती हैं वो वातावरण में जो है ऊष्मा को विकृत करती हैं। विकृत करने का मतलब क्या है, विकिरणों के माध्यम से फैलाती हैं, ऊष्मा बाहर फैला दी, खुद ठंडी हो गई। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो ये प्रक्रम आपका आम खास चलता है, आपने बहुत बार देखा, आपका खाना गर्म होता है वो ठंडा हो जाता है, चाय ठंडी हो जाती है, बहुत जो भी चीज़ गर्म होती है वो अपने आप अगर ठंडी हुई है तो उसके अंदर क्या हुआ है, ऊष्मा विकृत हुई है, उसने जो है ऊष्मा को छोड़ा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सूर्य भी क्या करता है, सूर्य भी इस तरह से अपना जो प्रकाश है, अपनी जो ऊष्मा है उसे इस तरह से विकृत करता है। ठीक है, सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं, चंद्रमा और जितने भी उसके सौर तंत्र के ग्रह हैं उनमें सभी की तरफ ऊष्मा विकृत करता है। ठीक है, कुछ पृथ्वी की तरफ आती है, कुछ अन्य ग्रहों की तरफ जाती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि हर एक चीज़ जो है वो क्या करती है, ऊष्मा विकृत करती है अपने आप को ठंडा करने के लिए, अगर वो गर्म है तो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, सो विकिरण का तो हमें समझ में आ गया।
अब यहाँ से मान लीजिए कि ये ऊष्मा विकिरित हो रही है, ये ऊष्मा विकिरित हो रही है। यहाँ से मान लीजिए कि एक कॉफ़ी का कप वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। विकिरण जो है वो हमें समझ में आ गया, बिना माध्यम के जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो हमें समझ में आ गया। अब जो हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चल रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक जहाँ पर हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक है। अब हमारा चैप्टर वैसे तो कंप्लीशन की तरफ है, बस हमें थोड़े थोड़े जो छोटी छोटी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बस समझना है, ठीक है। जैसे कि अच्छा हाँ, एक और बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि हीटर के सामने अगर आप बैठते हैं, ठीक है, कि आपका जो रूम हीटर होता है मान लीजिए कि वो इस डिज़ाइन का है, तो उसमें से क्या है ऊष्मा विकृत होती हुई आती है, ठीक है। अब उसके सामने अगर आप बैठे हो तो आपको गर्माहट फील होती है। आप हीटर के सामने यूँ हाथ करके बैठते हैं तो आपके हाथ जो है गर्माहट फील करते हैं। किस वजह से? वो वायु तो नहीं भेजती, वायु तो नहीं टकराती आपसे, वहाँ पर क्या होता है, विकिरण के द्वारा जो है ऊष्मा का स्थानांतरण होता है आपके हाथों को। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सूर्य से, हीटर से, जो भी आप एग्जाम्पल लेना चाहें, ठीक है। चलिए, अब हमने यहाँ पर ये समझ लिया कि कोई भी गर्म पिंड है तो वो ऊष्मा विकृत करेगा। विकृत करने का मतलब यही है कि विकर्ण के माध्यम से अपनी जो ऊष्मा है वो वातावरण में छोड़ेगा, ठीक है, यही बेसिक। तो हम ये मान लेते हैं कि ये कोई गर्म पिंड है, ये कोई गर्म पिंड है, ठीक है, ये कोई गर्म पिंड है और ये जो है चारों तरफ अपनी ऊष्मा विकृत कर रहा है, ठीक है। अब ये जो विकिरण होंगे वो जाकर के किसी ना किसी चीज़ पर टकराएंगे ज़रूर, ठीक है। अब जब ये विकिरण किसी चीज़ से टकराते हैं तो वहाँ पर 3 प्रकार की घटनाएं होती हैं, वहाँ पर 3 प्रकार की घटनाएं होती हैं। क्या क्या? सबसे पहला तो क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई और पिंड है और ये विकिरण जो है जाकर के इस पिंड पर टकरा रही है, ठीक है, ये विकिरण जाती है और इस पर टकराती है। तो सबसे पहला तो क्या होगा कि ये इस पिंड में से सीधी निकल जाए, ये इस पिंड में से सीधी निकल जाए तो इसको हम कहेंगे पारगत होना, कि ये जो विकिरण है इसमें से पारगत हो गई, यानी कि इसको क्रॉस कर गई, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है कि ये जो है इसके यानी कि इससे टकरा करके इधर वापस से मुड़ जाए, तो हम ये कहेंगे कि ये इससे टकरा करके परावर्तित हो गई, इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित हो गई, ठीक है। कि या तो हो सकता है सीधी चली जाए, उससे उसके अंदर कुछ फर्क ही ना पड़े, सीधी ही चली जाए, या फिर हो सकता है कि उसे टकरा करके कहीं और दिशा में मुड़ करके चली जाए, तो उसे हम परावर्तित कहेंगे, ठीक है। या फिर हो सकता है कि ये जो पदार्थ है, ये जो पिंड है, वो इस विकिरण को अवशोषित कर ले और खुद गर्म हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। एक्चुअल में विकिरण है क्या? विकिरण ऊष्मा ही तो लेकर के आ रही है। हो सकता है कि ये जो बीच में रास्ते में पिंड आया है ये उस ऊष्मा को जो है अपने अंदर से जाने दे, पारगत कर दे, हो सकता है ये परावर्तित कर दे, या फिर हो सकता है कि ये खुद रख ले, तो इसको हम बोलेंगे कि हो सकता है कि वो अवशोषित कर ले। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो 3 तरह की जो घटनाएं हैं वो यहाँ पर हो सकती हैं, और एक्चुअल में अलग अलग चीज़ों में ये जो तीनों घटनाएं हैं वो अलग अलग तरीके से होती हैं। जब भी कोई पदार्थ है, कोई गर्म पिंड है जो विकिरण को जो है उत्सर्जित कर रहा है, विकिरण को छोड़ रहा है, ये विकिरण जाकर के किसी और पिंड से टकराती है, तो वहाँ पर 3 तरह की घटनाएं होती हैं। ये जो विकिरण आ रही है उसका कुछ हिस्सा, ध्यान से देखिएगा, कुछ हिस्सा सीधा पारगत हो जाता है, कुछ हिस्सा इससे टकरा करके परावर्तित होकर चला जाता है और किसी डायरेक्शन में, और कुछ हिस्सा ये जो पिंड है वो अवशोषित माफ कीजिएगा, अवशोषित कर लेता है, यानी कि अपने पास रख लेता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि कुछ तो सीधा फेंक देगा, कुछ टकरा करके और कहीं चला जाएगा, और कुछ इसके पास ही रह जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो चीज़ें गहरे रंगों की होती हैं, जो चीज़ें गहरे रंगों की होती हैं वो तो सारी के सारी विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं,
ठीक है। और जो चीज़ें हल्के रंगों की होती है वो ये जो विकिरण आ रही है उसका सारा का सारा हिस्सा परावर्तित कर देती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। देखिए थोड़ा सा कि जो चीज़, इस चीज़ की बात हो रही है, ये जो पदार्थ रास्ते में टकराया है जिसके साथ आकर के विकिरण टकराई है, इसकी बात हो रही है। अगर ये कोई चीज़ है, ये अगर हल्के रंग की होती है, हल्के रंग की होती है तो वो जो है लगभग सारी की सारी विकिरण को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। यानी कि इससे टकरा करके ये जो ऊष्मा है वो चली जाती है, इसके पास कोई ऊष्मा नहीं रहती है या फिर कम मात्रा में रहती है, सारा का सारा हिस्सा परावर्तित हो जाता है। ठीक है, तो आप कह दोगे कि विकिरण का अधिकतम भाग, विकिरण का अधिकतम भाग क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। यानी कि इससे टकरा करके चला जाएगा ज़्यादातर हिस्सा, इसके पास कुछ नहीं रहेगा अगर वो हल्के कलर का है तो। ठीक है, अगर यही पदार्थ हुआ गहरे रंग का, क्या हुआ, गहरे रंग का, तो फिर ये क्या करती है कि ये जो विकिरण आई उसका अधिकतम भाग ये अवशोषित कर लेगी जो है, यानी कि विकिरण जो आएगी उसका अधिकतम भाग अपने पास रख लिया और बहुत थोड़ा सा हिस्सा ये जो है या तो पारगत करेगी या फिर जो है परावर्तित करेगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि गहरे रंग का होगा तो अधिकतम भाग किसका, विकिरण का, विकिरण का अधिकतम भाग क्या हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा। अगर आपने ये लॉजिक समझ लिया तो आगे आने वाले 4 से 5 क्वेश्चन आपके यूं ही सॉल्व हो जाने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो आप चुटकियों में उसका आंसर दे दोगे। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपको गर्मी के अंदर हल्के कलर के कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं किस वजह से? तो आप कह दोगे कि यहाँ पर ये जो बोर्ड है इस पर जो है आपका सारा का सारा आंसर लिखा हुआ है कि ये है जी हमारा सूरज, सूरज से हमारे पास क्या आने वाली है, विकिरण। आप यहाँ पर खड़े हो कपड़े पहन करके, अब सूरज से विकिरण आ रही है, सूरज से गर्मी आ रही है, सूरज से ऊष्मा आ रही है। अगर आपने हल्के रंग के कपड़े पहने तो क्या होगा, विकिरण का अधिकतम भाग परावर्तित हो जाएगा, आपके कपड़े से टकराएगा और फिर दूर चला जाएगा। दूर चला जाएगा तो आपको गर्मी क्या लगेगी, गर्मी कम लगेगी। अरे वाह, ये तो अच्छा है। गर्मी के मौसम में आप गर्मी लेना चाहोगे कि नहीं लेना चाहोगे? आप कह दोगे नहीं लेना चाहेंगे। सिंपल सी बात हो गई कि इसीलिए जो है हम गर्मी के अंदर हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि गर्मी के अंदर सूर्य से आने वाला प्रकाश हमें नहीं चाहिए होता है। सूर्य से जो ऊष्मा आ रही है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हल्के रंग के जब कपड़े पहनेंगे, कब, गर्मी के अंदर, तो गर्मी के अंदर हल्के कलर के अब कपड़े पहनेंगे तो सूर्य से आने वाली विकिरण आपके पास नहीं रुकेगी, आपसे परावर्तित हो जाएगी, आपसे टकरा करके चली जाएगी। इसलिए हल्के रंग के कपड़े हम पहनते हैं। बहुत ही सिंपल सा हो गया। ठीक है, अब आपको लॉजिक समझ में आ गया ना कि सारा किस लिए पढ़ाया जा रहा था। पहले आपको मतलब नहीं समझ आ रहा था कि किस लिए पढ़ाया जा रहा है, अब आपको समझ में आ गया कि अच्छा इसका कारण ये होता है। ठीक है, और जब आती है सर्दी, तो सर्दी के अंदर हम गहरे कलर के कपड़े या तो ब्लैक कलर या फिर मेहरून कलर ज़्यादा पहनना जो है पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कि अब आजकल तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर जो शॉल होती हैं, शॉल, कश्मीरी शॉल जो होते हैं, उनके ज़्यादातर कलर या तो ब्लैक होते हैं या मेहरून होते हैं। ठीक है, आजकल हालांकि अलग अलग कलर आने लगे, लेकिन ज़्यादातर जो कलर है वो या तो ब्लैक चलता है या मेहरून चलता है, यानी कि गहरा कलर चलता है। गहरा कलर किस लिए? क्योंकि जब विकिरण आएगी तो गहरा कलर सूरज की गर्मी को पकड़ करके रखेगा, अवशोषित कर लेगा, और सर्दी के अंदर तो जितनी धूप हमारे अंदर समाहित होगी उतना ही अच्छा है ना। आप एक जो है आप प्रयोग करके भी देख सकते हैं कि जो गर्म कपड़ा है, ठीक है, उसको पहन करके जब आप धूप में जाएंगे तो आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी। अगर आप वाइट कपड़ा पहन करके धूप में जाएंगे तो आपको कम गर्मी लगेगी। ठीक है, अभी आप ट्राई करके
देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, ठीक है। आज आप ट्राई करके देखिएगा कि सूरज के सामने जाइएगा, एक बार ब्लैक कपड़ा पहन के, एक बार वाइट कपड़ा पहन के, तो आप देख लेंगे कि वहाँ पर ब्लैक जब पहनेंगे आप तो गहरे कलर का होगा, वो अधिकतम भाग अवशोषित कर लेगा धूप का, तो आपको क्या लगेगी, आपको गर्मी लगने लगेगी, आपके पास उष्मा आ जाएगी। किस मौसम में? सर्दी के मौसम में। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर्दी के मौसम में गहरे रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं, तो आप कह दोगे वो उष्मा को अवशोषित ज़्यादा करते हैं। और गर्मी के मौसम में हल्के रंग के कपड़े किस लिए पहनते हैं? क्योंकि वो गर्मी को कम अवशोषित करते हैं, परावर्तित ज़्यादा करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। इसी तरह से आपकी बुक में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, आपकी बुक में क्वेश्चन पूछा गया है कि मान लीजिए कि आपने क्या किया कि इस तरह से दो बर्तन ले लिए, ठीक है। इस तरह से एक जैसे दो बर्तन ले लिए और दोनों बर्तनों में समान मात्रा में पानी भर लिया, दोनों बर्तनों में समान मात्रा में पानी भर लिया, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब एक बर्तन जो है उसका जो बाहर जो पेंट है वो किस कलर का है? काले कलर का है, ठीक है। कि बाहर का जो पेंट है वो काले कलर का है, और एक जो बर्तन है उसका जो बाहर का पेंट है वो सफ़ेद कलर का है। दोनों बर्तनों को आपने 3 घंटे या 2 घंटे धूप में रख दिया। 2 घंटे आपने कहाँ रख दिया? धूप में रख दिया। तो बताओ कि कौन सा पानी जल्दी गर्म होगा? तो आप कह दोगे जब धूप सफ़ेद वाले के पास आएगी, हल्का रंग है, अधिकतम परावर्तित करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, इसको मिटा दूँ अब मैं एक बार। यहाँ पर क्या होगा कि जब सूरज से किरण आएगी तो ज़्यादातर भाग वापस चला जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर जब सूर्य की किरण आएगी, क्योंकि ब्लैक कलर है तो ये ज़्यादा अवशोषित करेगा, तो सारा का सारा इसमें रह जाएगा। इसका मतलब ये जल्दी गर्म हो जाएगा, क्योंकि गर्माहट को ये ज़्यादा एब्जॉर्व कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो आप कह देंगे कि जो बर्तन जो काले कलर का है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही लास्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि आपने कभी ऐसा कोई बर्तन देखा है जिसका पैंदा जो है वो काले कलर का होता है, ठीक है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं, ठीक है, वहाँ पर आप देखेंगे कि अपने घरों में तो नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपने किसी शादी में या किसी कोई पार्टी वगैरह में अगर आपने बड़े बड़े इस तरह के पतीले देखे हों, अगर बड़े बड़े पतीले देखे हों, तो उनके नीचे जो है इस तरह से ब्लैक कलर की कोडिंग की जाती है। किसकी? ब्लैक कलर की, यानी कि ब्लैक कलर जो है उसके नीचे होता है, ब्लैक कलर किया होता है। कई बार तो चूल्हे पर रखने की वजह से वो काला हो जाता है, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो कार्बन है, वो तो लगा हुआ उसके ऊपर। लेकिन जब मार्केट से लाते हैं तो उसके बाद वहाँ पर ब्लैक कलर उसके ऊपर किया जाता है। तो वो ब्लैक कलर किस लिए किया जाता है? सो यहाँ पर भी सिंपल है कि आप क्या करेंगे, उसके नीचे आग ही तो जलाने वाले हैं, तो उष्मा ही तो उसके पास आएगी। और सिंपल सी बात है कि जो गहरा कलर होगा, ब्लैक कलर होगा, वो सबसे ज़्यादा उष्मा पकड़ेगा, अवशोषित करेगा। और जब ज़्यादा उष्मा उसको अवशोषित करनी है तो यहाँ पे ब्लैक कलर किया जाता है, ताकि यहाँ से जब जो उष्मा निकल रही है साइड में से वो भी इसके पास आ जाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उष्मा जो है वो ये ले ले और अंदर का जो खाना है वो जल्दी से पक जाए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ठीक है, कलर्स की तो बात हो गई कि गहरे कलर के कपड़े हमें सर्दी में पहनने चाहिए और हल्के कलर के कपड़े हमें गर्मी में पहनने चाहिए। लेकिन इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप जो स्वेटर पहनते हो सर्दी के अंदर वो ऊनी होती है, यानी ऊन के वस्त्र पहनना जो है, ऊनी वस्त्र पहनना सर्दी में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हम ज़्यादा चाहते हैं कि ऊनी वस्त्र पहने। तो उसका क्या कारण होता है? ऊनी वस्त्र जो है वो किस तरह से हमारे शरीर को गर्म रखने और सर्दी से बचने में मदद करते हैं? स्वेटर तो आप सभी पहनते हैं ना, स्वेटर हम सभी पहनते हैं। सो फिर ऊनी वस्त्र जो होते हैं वो किस तरह से हमें ठंड से बचाते हैं? एक्चुअल में मेरे एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि जो वायु की परत होती है, किसकी? वायु की परत। वायु की जो परत होती है जब विकिरण से टकराती है,
यानी कि जब विकिरण आ करके वायु की परत से टकराती है तो वायु की परत विकिरण को बाहर नहीं जाने देती है, बाहर नहीं जाने देती है, बल्कि इसको वापिस से इसी डायरेक्शन में मोड़ देती है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर 2 मिनट में दे दोगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से मैं बता दूं। ठीक है, वायु की जो परत है, वायु की जो परत है उससे जब कोई विकिरण टकराती है तो वो वापस चली आती है। वायु की परत विकिरण को बाहर नहीं जाने देती। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, जब आप पहनते हो बढ़िया सा स्वेटर, जब आप पहनते हो बढ़िया सा स्वेटर, किसका? ऊन का बना हुआ। ठीक है, मान लीजिए ये स्वेटर है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हालांकि मेरे डायग्राम्स थोड़े अच्छे नहीं होते हैं, फिर भी आप जो है इसको थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो अब देखिए, ये है स्वेटर, अच्छे वाला, फेवरेट वाला। ठीक है, ये है ऊनी स्वेटर, ऊन का बना हुआ होता है। और ऊन के जो रेशे होते हैं, आपने देखा होगा ऊन के जो रेशे होते हैं वो इस तरह से, मान लीजिए कि इस तरह से रेशे जो है एक दूसरे के साथ गूंथ करके जो है ये स्वेटर बनाया जाता है। ऐसे ही तो कुछ करके बनाया जाता है। अब ये जो ऊन के रेशे होते हैं इनके बीच में हवा होती है। क्या होती है? वायु। इनके बीच में क्या होती है? वायु होती है। अब ये जो गूंथ करके एक स्वेटर बना दी जाती है तो वहाँ पर क्या होता है कि ये जब रेशे गूंथे हुए होते हैं तो रेशों के बीच में वायु की परत रहती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जब आपके शरीर से, मान लीजिए कि ये है आपकी स्वेटर, अंदर है आपका शरीर और बाहर है हवा। ठीक है, ये है आपका शरीर, ये शरीर के ऊपर स्वेटर और ये है बाहर की हवा। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब यहाँ से आपके शरीर से विकिरण जाती है क्योंकि शरीर गर्म है, बाहर ठंड का मौसम है, तो हमने देखा था कि ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म से ठंडे की तरफ होगा ना, गर्म से ठंडे की तरफ ऊष्मा जाएगी। तो ये जो है आपका शरीर गर्म है तो यहाँ से विकिरण बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी, बिल्कुल जाएगी। ठीक है, अब जब जाएगी तो यहाँ पे जब स्वेटर है तो स्वेटर के अंदर क्या है? वायु की एक परत बनी हुई है। और जब वायु की परत बनी हुई है तो वायु तो इसको वापस से भेज देगी, बाहर तो नहीं जाने देगी। तो आप कह दोगे कि वायु की परत क्या होती है? ऊष्मारोधी होती है। ऊष्मारोधी का मतलब होता है जो ऊष्मा को रोक करके रखता है, कुचालक, जिसकी बात की थी कि अपने अंदर से ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देते हैं, अपने अंदर से ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं, वो ऊष्मारोधी या कुचालक होते हैं। ठीक है, अब ये अपने अंदर से ऊष्मा को बाहर नहीं जाने दे रही, ऊष्मा को वापस से फेंक रही है। तो बताइए कि ये तो चलिए पहले भी बाहर जा रही थी, जब स्वेटर आपने नहीं पहनी थी, जब आपने स्वेटर नहीं पहनी थी, सीधा जो आपने शर्ट पहनी थी, तो ये जो विकिरण है वो बाहर जा रही थी? आप कहेंगे बिल्कुल जा रही थी। ठीक है, पहले भी जा रही थी, अब भी जा रही थी, अब वापस आ भी रही है। तो क्या ये स्वेटर ने हमें गर्म नहीं रखा? तो बिल्कुल रखा। यानी कि पहले जो वातावरण में हमारी ऊष्मा नष्ट हो रही थी अब ये हमें वापस दे रही है। यानी कि शरीर की जो गर्माहट है उसको बनाए हुए हैं, इसलिए हम जो है ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मैं आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछूं जो आपको सच में इंटरेस्टिंग बनाएगा। आपकी जो साइंस है ना, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सबसे इंटरेस्टिंग। मैं आपसे पूछ लूं कि आप कभी, मान लीजिए कि किसी टूर पर गए हैं। ठीक है, आप कभी किसी टूर पर गए हैं। ठीक है, आप अपना जो बढ़िया सा ब्लैंकेट है वो लेकर के गए हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि आप और आपका जो दोस्त है, आपके जो बैग थे वो बिल्कुल एक जैसे थे। ठीक है, आप दोनों दोस्तों के बैग बिल्कुल एक जैसे थे। उसने अपने बैग में खाने पीने का सामान भर रखा था और आपने अपने बैग में जो है कंबल, बढ़िया सा ब्लैंकेट जो है वो भर रखा था। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि जब आप उतरने लगे तो आप दोनों के बैग एक्सचेंज हो गए। आपके पास खाने पीने का सामान रह गया और आपके जो पहनने ओढ़ने वाले कपड़े थे वो उसके साथ चले गए, यानी ब्लैंकेट जो था उसके साथ चला गया। ठीक है, अब आपको कहीं रात्रि में बाहर रुकना पड़ गया और इतनी ठंड है कि पूछिए मत, और आपको उस स्थिति में जा कर के आपने कहा कि चलो बढ़िया खाने पीने का सामान आ गया, आपने खा पी तो लिया, लेकिन अब प्रॉब्लम आ गई कि अब सोएं कैसे? सोने के लिए तो कंबल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और उसी समय कोई आपका दोस्त आ जाता है और वो कहता है कि देख तेरे पास 2 चॉइस है, या तो तू क्या कर एक मोटी रजाई ले ले मेरे से,
या फिर क्या कर, यानी कि एक मोटा कंबल, या तो एक मोटा कंबल ले ले या दो पतले पतले कंबल है मेरे पास, उनको जोड़ करके सो जा। तो आप बताइए कि उन दोनों चॉइसेस में क्या लेना पसंद करेंगे। यानी कि आपका दोस्त है, वो आपको क्या ऑफर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देख मेरे पास तो क्या है, एक तो मेरे पास है मोटा कंबल, एक तो है मोटा कंबल और दो है पतले कंबल। ठीक है, कि मेरे पास 3 कंबल है, एक तो है मोटा कंबल, एक है 2 पतले कंबल। अगर तेरा जो सामान था वो किसी के साथ एक्सचेंज हो गया, कहीं और चला गया, तो तू टेंशन मत ले। अब इन दोनों में से कोई भी एक तू ले ले, तो सच बताना आप कौन सा लेना पसंद करोगे। सच बताना क्या लेना पसंद करोगे, मोटा कंबल या 2 पतले कंबल। तो आप कह दोगे कि मोटा लेना पसंद करेंगे, तो ज़्यादातर हम यही आंसर देंगे कि मोटा कंबल लेना पसंद करेंगे। पतले चाहे 2 हैं लेकिन पतले तो है ना, फिर पतले लेना क्यों पसंद करेंगे। तो एक्चुअल में मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले तो आप शायद ये चूज़ करते, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप यही चूज़ करोगे। 2 पतले कंबल अगर आपने एक दूसरे के ऊपर डाल करके ओढ़े तो वो ज़्यादा आपको ठंड से बचाएंगे बजाय एक मोटे कंबल के। अब आप कहेंगे वो कैसे, तो मैंने अभी अभी एक लॉजिक बताया था अभी कि जब आप 2 पतले कंबल लोगे तो पहला कंबल ये हो गया, मान लीजिए उसी के जस्ट नीचे ये वाला कंबल आपने डाल रखा है, तो दोनों कंबलों के बीच में क्या होगा बताइए ज़रा, थोड़ी बहुत वायु होगी क्या। आप कहेंगे बिल्कुल होगी। ये रही थोड़ी बहुत वायु, और वायु आपको पता है क्या होती है, ऊष्मारोधी होती है। और जब ये ऊष्मा रोधी है तो क्या ये ऊष्मा को बाहर जाने देगी, आपकी गर्मी को बाहर जाने देगी, तो गर्मी को बाहर जाने नहीं देगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब नीचे आप इस तरह से उसके नीचे आप इस तरह से सो रहे हैं, तो यहाँ से आपकी जब गर्मी बाहर जा रही थी तो इसे टकरा करके वापस अंदर आ जाएगी विकिरण, यानी कि वो आपको गर्म बना करके रखेगी बजाय कि मोटे कंबल के। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। खैर ये स्टोरी तो मैंने इतनी बड़ी बना दी, एक्चुअल में ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा था कि एक तो है मोटा कंबल और एक है 2 पतले पतले कंबल। आप 2 पतले कंबल को जोड़ करके ओढ़ना ज़्यादा पसंद करोगे या एक मोटे कंबल को। तो आपको कहना है कि 2 पतले कंबल अगर हैं तो हम उन्हें जोड़ करके ओढ़ना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि उनके बीच में वायु की एक परत बन जाती है, वायु ऊष्मा रोधी होती है। सो वो हमें जो है हमारी जो ऊष्मा है उसे बाहर नहीं जाने देगी, हमें जो है ज़्यादा उसमें गर्माहट फील होगी। तो ये हुआ आपका चैप्टर कंप्लीट। होपफुली आपको चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, मज़ेदार लगा होगा, और आपको सच में लगा होगा कि आज हमने सचमुच में साइंस पढ़ी है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।